हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या है। वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, मीन्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। और किसकी डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस की डायरेक्शन में ही लगना चाहिए, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क, पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, तो तीनों के देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो वर्क इक्वल है, तो यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एंड पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। तो थ्री आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं जो कि इनके डेफिनेशंस पे ही बेस्ड है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बेसिकली जब कोई मास मूव करता है कोई वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है या वेरिएबल भी हो सकती है, तो उस केस में जो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी मूवमेंट के कारण, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क काजेज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो द यूनिट्स आर सेम। क्योंकि दोनों देखिए वर्क के जैसे ही होंगे, क्योंकि वर्क जो है वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव का कारक कौन है? वर्क, किया गया वर्क। ठीक है, दैट्स वाई द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी सेम। वो क्या है? जूल। एनर्जी का मात्रा क्या है? जूल। ओके, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी द यूनिट्स आर आल्सो, इसको हम एमकेएस सिस्टम में बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका अगर हम कहें क्या बोलते हैं उसको, विमा डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन सिंपली एम एल टू एंड टी माइनस टू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टिपिकल वैल्यूज ऑफ वर्क। सम टिपिकल वैल्यूज ऑफ वर्क है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको कोई नीड नहीं है इसको याद करने की, हम आगे देखते हैं। वर्क इज फोर्स टाइम डिस्टेंस बट क्या, ओनली द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन काउंट्स। मैंने बोला था आपको कि जो फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो तभी वर्क माना जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे वर्क नहीं है। या फिर उसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे, अगर मान लो उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा है, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका जो है ये वाला कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। इट इज थीटा, तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा। ओके ओके, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज व्हाट मैटर्स। ओके, देखो अभी मैंने बोला अगर ये इसका बीच का एंगल थीटा हो तो इसका ये वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इनटू डी। ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट फोर्स एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका देखिए एक दूसरा लुक दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एफ की डायरेक्शन दी है हमें, ठीक है, और डी हमें मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने इस बार क्या किया, एफ का कंपोनेंट ना लेकर के डी का कंपोनेंट ले लिया। तो उस केस में भी क्या हो रहा है? सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा करिए चाहे कॉस ऑफ प्लस थीटा करिए, नो मैटर, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा, चाहे इसका कंपोनेंट लीजिए चाहे इसका कंपोनेंट ले लीजिए, दोनों ही केस में सेम रहेगा हमारा मैग्नीट्यूड। ओके, देन अगर हम किसी बॉक्स, ठीक है, उसको उठाकर हम डेल्टा वाई ऊंचाई पे ले जाते हैं, तो उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा। तो उस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा? उसका भार यानी कि एम जी इंटू जो हमारा हमने ऊंचाई तय करी है यानी डेल्टा वाई, तो यानी कि क्या होगा? एफ इंटू डेल्टा वाई। एंड डेल्टा वाई अगर हम सब कुछ कर लें एच है, तो एम जी एच, एफ का मान क्या था हमारा? एम जी। ओके, और अगर मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या लिखा, वर्क कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लिफ्टिंग अ बॉक्स इज पॉजिटिव वर्क, लोअरिंग द बॉक्स इज नेगेटिव वर्क। लेट्स सपोज कोई बॉक्स ऊपर रखा था उसको हमने नीचे रख दिया,
तो उस केस में क्या हुआ, डेल्टा एच क्या हो रहा है, माइनस में आएगा, या एच जो है वो निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर से नीचे लाते वक्त भी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। आप सपोज करो आप एक बॉक्स उठा रहे हो, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी, ठीक है। लेकिन जो ऊपर रखोगे तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट अगर नीचे लेके आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, अब देखो, क्या वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। हाँ, अगर मान लो आप कोई बॉक्स ऊपर रखा हो, उसको आप थोड़ा सा पुश करके क्या कर रहे हो, फ्रीली छोड़ दे रहे हो गिरने के लिए, तो उस केस में क्या हो रहा है, फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर खींचती है, तो पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा वो नीचे की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है। उस केस में जो हमारा वर्क होगा, देखो यहाँ पे माइनस एम जी एंड ए माइनस एच, उस केस में जो वर्क होगा कैसा होगा, कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव एम जी एच। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने एक फोर्स लगाया, देखो आप इमेज में देख रहा होगा, 45 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया इस थीटा एंगल पे, और उसका जो वेलोसिटी वो जीरो से किस में आ गया, 2.6 मीटर पर सेकेंड, और उस इतने केस में जो हमारा डिस्टेंस वो कितना तय कर रहा है, 1.5 मीटर। ओके, तो किया गया वर्क कितना होगा, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज एम, एम मीन्स मास, ओके, हाँ इसका मास क्या है, ओके। तो वर्क क्या होगा, एफ कॉस थीटा इसका कंपोनेंट इंटू डी, डी हमें पता है, एफ हमें पता है, थीटा नहीं पता है, तो थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एफ टी। हमें डब्ल्यू भी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ देखो हमने देखा है डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे थीटा यहाँ से निकल आएगा कितना है, 42.2 डिग्रीज। देन डेल्टा के कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डब्ल्यू, और इसका जो डिफरेंस होगा वो डब्ल्यू के इक्वल है, एंड डब्ल्यू की वैल्यू में दी है, इनिशियल वेलोसिटी में पता है, फाइनल वेलोसिटी में पता है, एम यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा इजीली, तो 14.8 केजी आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर का हेल्प लेते हुए, मेरे पास करंटली नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाँ है इस लैपटॉप में है, इनबिल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क, इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो इस केस में जो थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन जीरो, उस केस में क्या होगा, जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 then work is zero, why, cos 90 is zero. If theta is greater than 90 then work is negative, cos 90 plus theta equals to minus of sin theta, you know that, okay. जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो कैसा वर्क है, वो भी पॉजिटिव है, डेल्टा के उसका एम जी एच के इक्वल होगा, एम जी एच के इक्वल कर देंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको एच फाइंड आउट कर सकते हैं, और बारिश की बूंदों का वेग भी निकाल सकते हैं अगर हमें एच पता हो। बेसिकली हमें वेग ही निकालना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एच की जो वैल्यू हम लेट सपोज कर लेते हैं कितना होगा, कोई एच हमें दिया होगा कि इस ऊंचाई पे बादल है, वहां से बूंद गिरती है, बताइए कितना वेलोसिटी गेन करेगा। ये एक आइडियल केस के लिए, बेसिकली इतना वेलोसिटी वो गेन नहीं कर सकता, उसकी जो वेलोसिटी होगी एक कांस्टेंट ही हो जाती है कुछ समय के बाद, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेज एंड सम अदर फोर्सेज, जो हमारे वायुमंडल की परतें हैं, आपको पता होगा ऊपर जो है, जो ऊपर ऊपरी परत जो ठंडी है वो घनी है, नीचे आते हुए कुछ परतें गर्म है, वो थोड़ा विरल है, ठीक है, स्कैटर्ड है जिसको कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है परतों के बीच टकराव बढ़ता है किसी भी बूंद का, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो हो जाएगा एक समय के बाद। देन इंक्लाइन प्लेन के केस में क्या होता है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे देखो, हमें यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है जीरो है, बट यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी है, टोटल नेट एनर्जी, वो एम जी एच के इक्वल होगा। तो अगर मान लो हमें यहाँ पे वेलोसिटी इसका फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, वेरी सिंपल,
हम क्या करेंगे, एम जी एच जो ये हमें पता है एनर्जी, इसको इक्वल कर देंगे किसके, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो वहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, जी एच, यानी रूट टू जी एच हो जाएगा इसका फाइनल वेलोसिटी। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको यहाँ तक का देखें कितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिल रहा है इसको, उसके कारण से उसका हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं एट लास्ट। यू जीरो है, वी फाइंड आउट करना है, जी हमें पता है, ए पता है और एल भी पता है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वी की वैल्यू। थर्ड इक्वेशन से स्पीड देखो हमने बोला रूट टू जी एच, अभी हमने वो कर बताया भी था, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड एक दिया हुआ है, देखो इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर ये एफ है और एफ के द्वारा यहाँ पे देखो ये इस तरह से वर्क किया जा रहा है कि एक्स वन एंड एक्स टू फाइंड आउट हो जा रहे हैं, तो डी में पता है, तो हमारा जो एरिया एफ डी होगा, देखो एफ इंटू एफ टाइम्स ऑफ डी, दिस इज वर्क। जरूरी नहीं है कि ये कॉन्स्ट ऐसे ही हो, उस तरह फोर्स चेंजेबल हो, तो उस केस में इस तरह से निकाल सकते हैं आप, बट ये ज़्यादा सही नहीं है। बेसिकली फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं। अगर नॉन कांस्टेंट है तो उसको हम समीशन करते हैं, उसका इंटीग्रल करते हैं। इस केस में देखो यहाँ पे कांस्टेंट रैपिडली बढ़ा फिर कांस्टेंट, ऐसे भी हो सकता है, तो सभी केस में आपको बस समीशन कर देना बाय कॉन्टिन्यूसली वेरिंग फोर्स। देखो यहाँ पे भी हमने वेरिएशन किया, समीशन किया, इंटीग्रल भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। स्मॉल पीसेस करते जाएंगे, देखो यहाँ पे सभी केस में धीरे धीरे पीसेस को स्मॉल कर किया जा रहा है, तो धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो गैप है ये बहुत ही न्यूनतम हो जाएगा, तो उस केस में हम इनको सबको जोड़ देंगे अलग अलग, तो हमको हमारा वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। That when force is not constant, the area under a force distance curve is the work। बस हमें ये फाइंड आउट करना है एरिया, इस एरिया को फाइंड आउट करना है, कैसे भी हम फाइंड आउट करें। मान लो हमें ये पता है, ठीक है, इस कर्व का हमें इक्वेशन दिया गया है कि ये कर्व का इक्वेशन मान लो हमने कोई कह दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में क्या होगा, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इंटीग्रल करके, डी एक्स इनिशियल फाइनल मान लो एक्स वन है, एक्स वन से एक्स टू तक जा रहा है, दिस विल बी एक्स एंड टाइम्स ऑफ एफ। ओके, बैक, ओके, स्प्रिंग फ्लिंग। अब स्प्रिंग में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसी में आता है। तो स्प्रिंग के लिए जो हमको फोर्स पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के डॉट के टाइम्स डेल्टा एक्स, ठीक है। ओके, अब वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब आप ये सोचिए कि ये हमने जो फोर्स लगाया इस साइड में हो रहा है, डेल्टा एक्स किधर हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, बट जो फोर्स है देखो ध्यान से, अगर तो स्प्रिंग अपनी ओर कुछ सेम फोर्स अपनी ओर भी लगा रहा है, तो इस तरह से क्या लिखा है देखो, जो ब्लॉक है हमारा वो मूव इधर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, बट जो फोर्स लग रहा है इस केस में यहाँ से यहाँ तक देखो फोर्स जो लग रहा है वो स्प्रिंग का फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए जो हमारा फोर्स है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, माइनस में के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। ओके, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, लेट सपोज के टाइम्स ऑफ एक्स, ये हमारा हो गया फोर्स टाइम्स डी एक्स, छोटा सा हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स वन से एक्स टू गए, एक्स वन लेट जीरो, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स, तो इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे देखो हमारा आ गया डब्ल्यू। नॉर्मल डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रल है, एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी एक्स स्क्वायर पावर टू, के वैसे रहेगा क्योंकि के इज अ कांस्टेंट। What is work in physics terms? Work is force in the direction of motion. What is kinetic energy? Kinetic energy is simple सा formula half m v square। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उस केस में जो उसके अंदर गेंड एक एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट टाइम। It is a form of energy. We can say it is a energy and nothing in a unit time. जब हम किसी काम को कर रहे हैं, कोई वर्क हमने किया है, तो उसको हम एक यूनिट टाइम में कर दें, तो वो हमारी पावर हो जाती है। वर्क एंड द वेट लिफ्टर, चलो इसको देख लेते हैं। एग्जांपल है, एक वेट लिफ्टर परफॉर्म्स 3 स्टेप्स। व्हाट इज द वर्क डन फॉर ईच ऑफ द स्टेप्स? एज्यूम द weight is 100 kgs of height, lift is 1 meter, and the acceleration of gravity is 10 meter per second. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट कितना होगा? mg। सिंपल है, हमने जितना ऊंचाई तक उठाया, ये हमारा हो गया वर्क डन बाई अगेंस्ट द ग्रेविटी बाय द वुमन। द वेट इज हेल्ड एट 1 मीटर फॉर 5 सेकेंड्स। इस केस में जो हमारा पावर होगा वो कितना हो जाएगा? वर्क में पता चल गया, mg से पावर हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 5 सेकेंड्स एंड नथिंग एल्स। तो वेट इज लोअर डाउन टू द ग्राउंड। थर्ड केस में, पहले केस में क्या हुआ, उठाया गया 1 मीटर ऊंचाई तक, तो इस केस में वर्क हुआ है। सेकंड केस में 5 सेकंड तक रोक के रखा गया, इस केस में वर्क नहीं हुआ है। एंड थर्ड केस में जब नीचे रखा गया तब भी वर्क हुआ है। तो सेकंड केस में वर्क नहीं हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड केस में वर्क किया गया है। देख सकते हैं आप, W1 W2 W3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो कितना होगा? फर्स्ट केस में जब 1 मीटर हाइट तक उठाया गया तो क्या होगा? 100 kg ऑलरेडी उसका वेट था, और 10 जो हमारा g है एंड h इज 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों का, तो 1000 हो गया। सेकेंड केस में 5 सेकेंड्स के लिए रोक के रखा गया, उस केस में कितना होगा? 0। थर्ड केस में जब नीचे लाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। ओके ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल। चलो एक क्वेश्चन और भी है। टू एक्सेलरेट अ सर्टेन कार फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड वी रिक्वेस्ट द वर्क W1। The work needed to accelerate a car from V to 2V is W2. Which of the following is correct? W2 is equals to W1, W2 is equal to 2 times of W1, W2 is equals to 3 times of W2। तो हमको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस में वेरी सिंपल, क्या करना है, V से हमको 20, तो यानी कि क्या हो जाएगा, W1 कितना होगा? हाफ m, तो कांस्टेंट रहेगा, v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कितना हुआ? हाफ यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया गया है वो कितना होगा? देखो, 0 से v तक लाने में W1, 0 से v से 2v W2। ओके, तो W2 क्या होगा? तो 2v यानी कि m, 2v का स्क्वायर यानी कि 4v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर करेंगे तो हाफ m 3v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? W2 is equals to 3 times of W1. Okay, this is the correct answer. The energy is kinetic relatively speaking। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, कार की मोशन इस डायरेक्शन में, अंदर जो मोशन हो रहा है आदमी का इस डायरेक्शन में, वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बॉल को थ्रो कर रहा है। ट्रेन मूव्स टू द राइट, a baseball is thrown to the left with same speed. What is the kinetic energy of the baseball? Its mass is 1 kilograms. देन यहाँ पे देखो क्या होगा, रिलेटिव मोशन लिया जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड से इधर, 5 मीटर पर सेकंड इधर, तो 10 हो जाएगा ओवर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो 1 kg दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? ऑप्शन दिए हुए हमारे, तो 1 एंड हाफ वी नो टाइम्स m टाइम्स v स्क्वायर। v कितना होगा? 5, तो 5 5 से 25 मीन्स 12.5 जूल्स। दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पे डिपेंड भी करता है कि किस केस में हम देख रहे हैं। अगर इस कार के केस में देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और अगर इस इतने एनवायरनमेंट के केस में देख रहे हैं जहाँ पे ये बॉल फेंकी जा रही है, तो उस केस में कितना होगा। और बाहर से अगर कोई आदमी देख रहा है, तब उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, क्योंकि उसको v दिखेगा 25 सॉरी 10, तो वहाँ पे वर्क हो जाएगा 50 जूल्स।
यहाँ पे 50 रूल्स आंसर ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे 12.5 यानी कि इस केस में ही बात की जा रही होगी। जीरो भी हो सकता है अगर केवल कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। द पावर टू ओवरकम फ्रिक्शन, वर्क इज फोर्स टाइम डिस्टेंस, पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम। क्या है ब्लॉक, एक केस देख लेते हैं। ब्लॉक मूव्स विद स्टेडी स्पीड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स दैट एग्जैक्टली बैलेंसेस फ्रिक्शन, सो वी इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों कांस्टेंट है, यानी कि दोनों इक्वल है एक दूसरे के। बट सपोज वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट में फोर्स लगा दिया और जिसके कारण वहाँ पे उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली थी और बाद में क्या हुआ, फोर्स एंड फ्रिक्शन इक्वल हो गए। तो उस केस में क्या होगा, वी जो उसने गेन कर ली थी वो बनी रहेगी कॉन्स्टेंटली। अब हमें फाइंड आउट अगर मान लो करना है पी, तो पी होगा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टाइम्स डेल्टा एक्स। इजीली हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, एफ टाइम्स वी, यहाँ पे ये वी इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमको अगर हमें लेट सपोज वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस केस में हमने जो पावर फाइंड आउट करना है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखा हो दिस इज अ स्पेशल केस इन विच एन अप्लाइड फोर्स रिजल्ट्स इन कांस्टेंट स्पीड, इट अकर्स बिकॉज द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, अब स्प्रिंग वाला केस ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो दो स्प्रिंग है, यहाँ पे K1 K2 जो इनके कांस्टेंट्स हैं, एक पहले का K1 दूसरे का K2, और उसको एक्स मान लो एक्सपेंड किया गया, तो वर्क कितना होगा, हाफ K1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ K2 एक्स स्क्वायर। तो ये जोड़ दिए जाकर इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर इस तरह से जुड़े हो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस केस में हमें डेल्टा एक्स हमें पता होता है, x1 मान लो K1 में x1 होगा, K2 में x2 होगा, तो डेल्टा एक्स कितना होगा, ये इसके लिए देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉमन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो F1 अपॉन K1 से जो है हमको x1 फाइंड आउट हो जाएगा, एंड F2 अपॉन K2 से हमें x2 फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से हम डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन K इफेक्टिव कितना होगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 की पावर -1। यहाँ से K इफेक्टिव फाइंड आउट हमको इस तरह से हो जाएगा। एंड देन हमें वर्क अगर फाइंड आउट करना है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वजह में डेल्टा एक्स हो जाएगी, एंड K जो होगा वो K इफेक्टिव हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है F1 एंड F2 आर इक्वल, क्यों ऐसा क्यों है कि F1 एंड, आप ही सोचो कि अगर हम किसी कोई दो रस्सियां ले लें, लेट सपोज रस्सी ने एक रबड़ दे लीजिए, दो दो रबड़ ले लीजिए। मान लो एक एक निश्चित फोर्स, एक मिनिमम फोर्स है एक रस्सी के लिए, मैक्सिमम फोर्स है मतलब 10 न्यूटन, उसको टूट जाएगी, लेकिन दूसरी वाली जो वो 20 पे टूटेगी। तो मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं, 10 वाली पर ही जो हमारा, अगर सपोज हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स दोनों पे लगेगा। ठीक है, अगर 10 न्यूटन लगा तो दोनों पे 10 न्यूटन लगेगा। आप इसको इमेजिन करिए माइंड में कि अगर हम एक दो तीन लोग आपस में खड़े हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए लाइन से खड़े हुए हैं, और मान लो तीसरा बंदा जो है दोनों लड़कों को खींच रहा है, तो तीसरे बंदा जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स दोनों बंदों पे अप्लाई होगा। आप इसको करके देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।